गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं मिडविल हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस पे और ये सीरीज़ है 46। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं मिडविल हिस्ट्री पे। अगर आप ध्यान से मिडविल हिस्ट्री की स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, लिंक दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने स्टडी पर। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है? तो वो समय माना गया है 1581 का। 1580-81 में अकबर को अपने जीवन की भीषणतम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी अत्यंत ही कठिन परीक्षा हुई। भारत में विद्रोह का, काबुल से आक्रमण और डेरे में असंतोष, सभी ने मिलकर उसकी सहन शक्ति और योग्यता की परीक्षा की। तो भी अकबर दृढ़तापूर्वक बवंडर से लड़ता रहा और प्रत्येक कठिनाई पार कर सका। इस विशाल सफलता के उपलक्ष्य में सन 1582 का वार्षिक दरबार बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया गया। सभी सूबेदारों को हाजिरी की आज्ञा मिली। इस अवसर पर उसने नौरोज़ का त्यौहार प्रारंभ किया, जिसे प्राचीन ईरानी शाहों के अनुकरण पर दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान किया करते थे। भीषण राजनीतिक परिस्थितिवश अस्थायी रूप से स्थगित मालगुजारी सुधार का काम हाथों में लिया गया। सन 1582 में डोडरमल प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो असत्य कथन हो रहा है वो होगा 1845। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट हो रहा है वह है, बिना साम्राज्य के सम्राट था, वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था। हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। और जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन डी, 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय बादशाह बना। उसे शाही खिताब रखने की आज्ञा दी गई। वह बिना साम्राज्य के अंग्रेजी पेंशन भोक्ता सम्राट था। हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक गुरु था। उसे शायरी का शौक था और वह जफ़र उपनाम से शायरी लिखता था। उसने 1857 ईस्वी में जन विद्रोह में भाग लिया। पकड़े जाने पर उसे देश निकाला देकर वर्मा की रंगून जेल में कैद कर दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी याद में वहां मकबरा बनाया गया। अतः यह असत्य है कि 1845 में उसे उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। उस काल में 1837 से 57 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहां पर स्थापित किया? तो ये स्थापना हुई है कोचीन में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। पुर्तगाल के शासक पूर्वी व्यापार पर शाही एकाधिकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्प थे, जिसमें न केवल यूरोप एवं एशिया के प्रतिस्पर्धा देशों का अपितु निजी पुर्तगाली व्यापारियों का भी कोई दखल न होता था। इस प्रकार हिंद महासागर में नियंत्रण स्थापित करने में पुर्तगालियों ने आरंभ से ही बल प्रयोग का तरीका अपनाया। पुर्तगाली कारखाने ने शीघ्र ही दुर्गों का रूप धारण कर लिया। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम 1503 में कोचीन में छोटा सा दुर्ग बनाया, जो भारत में उनका पहला दुर्ग था। 2 साल बाद कन्नौर में दूसरा किला बनाया गया। उसी वर्ष
1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत भेजा गया ताकि वह भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना कर सके। उसे पुर्तगाली सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार में पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने वाले अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों के अन्य दुर्ग थे किल्वा, अंजी द्वीप, गोवा पर 1510 में अधिकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज सिकंदरी तथा गज इलाही में क्या अंतर है? तो ये अंतर रहा है 39:41 का। अकबर ने भूमि की नपाई के लिए अपने शासनकाल में 31 वर्ष में गज सिकंदरी 29 अंगुल या 32 इंच के स्थान पर गज इलाही 41 अंगुल या 41.5 इंच का उपयोग शुरू किया। इसके पूर्व भूमि की पैमाइश में सिकंदरी गज ए का ही प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो वो था अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद हुमायूं के समय का चित्रकार था जिसे हुमायूं ने शीरी कलम की उपाधि से विभूषित किया था। इसी ख्वाजा अब्दुल समद को नवयुवक सम्राट अकबर ने शाही टकसाल का अध्यक्ष और बाद में मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया था। अब्दुल समद भारतीय ईरानी शैली का चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सवार पद जात पद से अधिक हो सकती थी। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। पहला दे रहा है मनसबदारों के 3 वर्ग थे, बिल्कुल सही है। बी है उसे मशरत या सशरत पद प्रदान की जा सकती थी, ये भी करेक्ट है। और डी कहता है सभी सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों को मनसब या पद प्रदान किए जाते थे, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हम व्याख्या भी देख लेते हैं। जहांगीर काल में सवार पद में संशोधन हुआ और दो अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था की गई। अकबर के समय में यह नियम बनाया गया कि किसी मनसबदार का सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यह भी नियम था कि सर्वोच्च पद 500 से 5000 सवार होगा। इस नियम का पालन सिद्धांत रूप में दो अस्पा सिंह अस्पा की व्यवस्था के द्वारा ही संभव हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? तो वो कौन था? वो था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा जो बाबर का बहनोई था, जिसको आगरे की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि बाबर का प्रधानमंत्री खलीफा निज़ामुद्दीन अली के विचार में एक शक्तिशाली व्यक्ति के सिंहासन पर बैठने से राज्य के हितों की रक्षा हो सकती थी। मेहंदी ख्वाजा बाबर का संबंधी था, वह एक अनुभवी और योग्य प्रशासक था। इसके विपरीत हुमायूं में महता के कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुए, किंतु अंतिम लक्षण में सफलता हुमायूं को मिली और 30 सितंबर 1530 ईस्वी में वह आगरे के सिंहासन पर बैठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्कन की सूबेदारी के अपने द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में डोडरमल के राजस्व सुधार को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया था?
तो ये क्रियान्वित हुआ है मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1653 ईस्वी में औरंगजेब और द्वितीय बार दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त हुआ। द्वितीय शासनकाल में औरंगजेब ने उसी राजस्व पद्धति को दक्षिण में प्रचलित किया जो उत्तर में डोडरमल द्वारा चलाई गई थी। इस कार्य में मुर्शिद कुली खां ने उसी सहायता की। औजार और बीज खरीदने के लिए कृषकों की पेशगी धन दिया गया। योग्य और निष्कपट व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया गया। फलतः शासन की गति में सुधार हो गया। जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान था? तो ये प्रदान किया गया था 3000 का। जहांगीर ने 1602 में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी गई, जिसे अकबर ने फांसी की सजा दी, किंतु वह भाग गया। जहांगीर सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसने अपने समर्थकों की एक जमात इकट्ठी की। उसमें अबुल फजल के हत्यारे वीर सिंह बुंदेला को 3000 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो वो थे शाह सुजा और औरंगजेब। शाहजहां 1623 में कंधार ना जाकर विद्रोह कर दिया, जिसे दिल्ली के दक्षिण बलोचपुर में उसे पूरी तरह से हरा दिया गया। वह इधर उधर भटकता रहा। अंत में 1625 में उसका अपने पिता जहांगीर से मेल हो गया। शाहजहां ने रोहतास तथा असीरगढ़ समर्पण करना स्वीकार किया। औरंगजेब और शाह सुजा को जमानत के रूप में दरबार में भेजा गया। अपनी पत्नी मुमताज महल और पुत्र मुराद के साथ शाहजहां नासिक चला गया। निम्नलिखित में से कौन एक वजह की सही परिभाषा है? तो ये है भू राजस्व अनुदानों द्वारा देय वेतन। वे जेह नगद वेतन के बदले अधिन्यासित भूमि थी। इस प्रबंध करने वाले को वजेहदार कहा जाता था, जिसका कार्य उस भूमि से राजस्व एकत्र कर अपना वेतन लेकर शेष राशि शाही कोष में जमा कराना था। अकबर से तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्रम में चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा उज्बेक का विद्रोह नंबर 1, फिर हो जाएगा दाग व्यवस्था का प्रारंभ, इसके बाद कश्मीर विजय सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। व्याख्या देखते हैं। अब्दुल्ला खां उज्बेक के नेतृत्व में 1564 में उज्बेकों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। घोड़ों की दाग प्रथा का आरंभ 1574 ईस्वी में किया और 1586 में राजा भगवान दास के नेतृत्व में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को हराकर कश्मीर को काबुल प्रांत का एक भाग घोषित करके राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था महाले पैबाकी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे महले पैबाकी कहा जाता था। राज्य के सीधे नियंत्रण और प्रबंध में रखी गई भूमि को महले खालसा कहा जाता था। मुस्लिम शासक के दौरान वह क्षेत्र जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवा के बदले वेतन के रूप में एक नियत अवधि के लिए दिया जाता था उसे महले जागीर कहा जाता था। निम्नलिखित मुगल सेना नायकों में से कौन एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया? तो निम्नलिखित मुगल सेना नायकों में से कौन एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था? तो वो हो जाएगा दारा शिकोह,
शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह का था, जो 1628-29 तक चलता रहा। मुगल सेना ने 3 तरफ से आक्रमण किया। अब्दुल्ला खां ने पूरब से आक्रमण किया तथा खान जहां ने दक्षिण से। पूर्वी सेना का नेतृत्व महावत खां ने किया। स्वयं बादशाह शाहजहां ने 1629 में ग्वालियर पहुंचकर जुझारू सिंह के विद्रोह को दबा दिया और 1635-36 में पुनः जुझारू सिंह ने बुंदेलखंड में विद्रोह का दमन करने के लिए औरंगजेब को भेजा। औरंगजेब के भीषण आक्रमण के सामने जुझारू सिंह को मुंह की खानी पड़ी। उसकी सेना तितर बितर हो गई और जुझार सिंह तथा उसके पुत्र विक्रमजीत दोनों को घोड़ों ने मार डाला और उसके सिर काटकर 1635 ईस्वी में शाहजहां के पास भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा इबादत खाना में निमंत्रित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जैन साधु नहीं था? तो मेहर जी राणा ये जैन साधु नहीं है। हरि विजय सूरी, जिन प्रभा सूरी और शांति चंद्र ये सभी जैन संत हैं। अकबर के द्वारा इबादत खाने में आमंत्रित जैन साधुओं में मेहर जी राणा जैसे साधु नहीं थे, वरन वह पारसी धर्म का विद्वान था। इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के निम्न धर्माचार्य आमंत्रित किए गए थे। एक तो हिंदू धर्म पुरुषोत्तम एवं देवी, जैन धर्म हरि विजय सूरी, जिन प्रभा सूरी, शांति चंद्र तथा विजय सेन सूरी इत्यादि। ईसाई धर्म एकाविवा मोसेरात और पारसी धर्म दस्तूर मेहरजी राणा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन तुर्की भाषा में प्रवीण था, जिसे 400 का मनसब इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां का बिरुद यानी खिताब प्राप्त हुआ था? तो वो था हॉकिंस। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने भी बादशाह से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न किया। विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में बादशाह से मिले। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। इसके अतिरिक्त उसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां का विरुद्ध भी मिला। किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध हिंदू प्रक्रिया की संज्ञा दी है? तो ये थे जदुनाथ सरकार। आधुनिक इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है। सर जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी धार्मिक नीति को भी मुगल के पतन का कारण बताया। निम्नलिखित में से कौन एक चित्तौड़ की संधि की शर्तों के विषय में शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित रहना, ये शामिल नहीं था। बाकी सभी शामिल थे। सबसे पहले ए देख लेते हैं। जहांगीर प्राचीन राजपूत वंशों को समाप्त करने के पक्ष में नहीं था। राणा को चित्तौड़ सहित मेवाड़ पुनः प्रदत्त कर दिया गया था। राणा चित्तौड़ में पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण नहीं कर सकेगा। व्याख्या देख ले रहे हैं। जैसा कि आप सबका रिक्वेस्ट आ रहा था व्याख्या ज़रूर पढ़िए, तो मैंने कोशिश किया है फिर से व्याख्या स्टार्ट करने का। चित्तौड़ की संधि के अनुसरण राणा को मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से नहीं उपस्थित रहना था। उसने अपने पुत्र करण को दरबार में भेजने की स्वीकृति मांगी और 1615 में मेवाड़ तथा मुगलों के बीच निम्नलिखित शर्तों पर संधि हो गई। एक, राणा ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। दूसरा, राणा से मुगल वंश से विवाह संबंधों के लिए नहीं कहा गया। राणा ने स्वयं के स्थान पर पुत्र करण को दरबार में भेजने की स्वीकृति मांगी, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। नंबर 3 है, जहांगीर ने मेवाड़ का संपूर्ण भूप्रदेश तथा चित्तौड़ का किला आदरपूर्वक राजा को दे दिया। शर्त सिर्फ यह थी कि चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा संस्करण को किस भाषा में लिखा?
तो हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की। बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी लिखा। बाबरनामा का 3 बार फारसी में अनुवाद हुआ। बाबरनामा में भारत की तत्कालिक राजनीतिक दशा, भारतीयों ने के तत्कालिक जीवन स्तर, फसलों और फूलों का विस्तृत वर्णन है। और यहाँ आ जाते हैं, खानजादा बेगम बहन थी, ये थी बाबर की बहन। खानजादा बेगम बाबर की बहन थी। बाबर 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। शासन सत्ता दिलाने में खानजादा बेगम ने बाबर की मदद की थी, लेकिन बाबर शासन करने में असफल रहा। वह अपने चाचा द्वारा पराजित किया गया। फलस्वरूप बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण 1519 में बागौर एवं भेरा के किले पर था। निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेशों से लिखे एक मौलिक ग्रंथ थे? तो इसमें सभी के सभी हो जाएंगे। हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तारीख़ अल्फी, अकबरनामा, आईन अकबरी। अकबर के आदेश पर लिखे गए ग्रंथों में तारीख़ अल्फी, अकबरनामा, आईन अकबरी, इनमें से आईन अकबरी का सबसे अधिक महत्व है। अकबर के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी यही पुस्तक देती है। इसके लेखक अबुल फजल थे और अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में एक थे। और हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो वो था औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा राज्य को 1687 ईस्वी में जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। दक्षिण की नीति औरंगजेब के लिए नासूर सिद्ध हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का और भी अगर वीडियो आपको देखना है तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। कुछ वीडियोस पर आपको आई बटन भी मिल जाएगा, लेकिन समय अभाव के कारण सभी वीडियो पर मैं आई बटन नहीं लगा पाई हूँ। तो आप प्लेलिस्ट चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, और वहाँ से लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।